तो चलिए आज केमिस्ट्री के बहुत ही मज़ेदार और बुनियादी चैप्टर में गोता लगाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमारे पास 10वीं कक्षा के विज्ञान के पहले अध्याय पर आधारित कुछ नोट्स हैं। और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये असल में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की भाषा सीखने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। ये वो बुनियाद है जिस पर रसायन विज्ञान की पूरी इमारत खड़ी है। आज हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि चीजें आणविक स्तर पर बनती, टूटती और बदलती कैसे हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का तर्क और उसकी खूबसूरती को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। जब हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? मैं सोच रहा था जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है, क्या वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। कल्पना कीजिए कि पानी यानी H2O एक एक्टर है। जब वो बर्फ होता है तो उसने एक ठोस कॉस्ट्यूम पहना है। जब वो पिघलकर पानी बनता है तो वो लिक्विड कॉस्ट्यूम में आ जाता है और भाप बनने पर गैस वाले कॉस्ट्यूम में। लेकिन हर रूप में एक्टर तो वही है, H2O। अच्छा। इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब कॉस्ट्यूम बदला है, किरदार नहीं। अच्छा, तो फिर रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन में पूरा किरदार ही बदल जाता है। जैसे अगर आप लकड़ी जलाते हैं तो आपको वापस लकड़ी नहीं मिलती। सही है। आपको मिलती है राख और धुआं, जो पूरी तरह से नए पदार्थ हैं, नए गुणों के साथ। यहाँ पुराने दोस्ती के रिश्ते मतलब रासायनिक बंध टूट जाते हैं और बिल्कुल नए रिश्ते बनते हैं। ये एक तरफा रास्ता है, आप वापस नहीं जा सकते। तो समझ गया। तो एक में सिर्फ हुलिया बदलता है, दूसरे में पहचान ही बदल जाती है। लेकिन हम लैब में खड़े होकर ये कैसे पहचानेंगे कि पहचान बदली है या सिर्फ हुलिया? क्या इसके कुछ पक्के सबूत या संकेत होते हैं? हाँ बिल्कुल। एक रासायनिक जासूस की तरह हमें 4 मुख्य सुरागों पर नजर रखनी होती है। पहला, क्या पदार्थ की अवस्था बदल गई? मान लीजिए 2 गैसें मिली और अचानक एक ठोस पाउडर बन गया। ये एक बड़ा सुराग है। ओके। दूसरा, क्या रंग में कोई बदलाव आया? अगर कोई बेरंग घोल अचानक नीला हो जाए तो जरूर कुछ गड़बड़ है। यानी कुछ तो हुआ है। बिल्कुल। तीसरा सुराग है गैस का निकलना। अगर किसी चीज को मिलाने पर बुलबुले उठने लगे तो ये संकेत है कि कोई नई गैस बन रही है। अच्छा। और चौथा और सबसे दिलचस्प सुराग है तापमान में बदलाव। अगर आप 2 चीजों को मिलाएं और बीकर अचानक गर्म हो जाए या बर्फीला ठंडा हो जाए तो आप शर्तिया कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये तो कमाल है। हम इन बदलावों को देख और महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक के तौर पर हमें इसे सिर्फ महसूस नहीं करना होगा, बल्कि इसे कागज पर सटीकता से लिखना भी होगा। यहीं पर केमिस्ट्री की अपनी भाषा यानी रासायनिक समीकरण काम आती होगी। एकदम सही। ये केमिस्ट्री की अपनी लिपि है। इसे लिखने के 2 तरीके हैं। पहला, आम बोलचाल वाला, जिसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे हम लिख दें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये समझने में आसान है। लेकिन वैज्ञानिकों को तो शॉर्टकट पसंद होते हैं। बिल्कुल। इसीलिए दूसरा तरीका है कंकाली समीकरण, जो प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। Mg + O2, तीर के बाईं ओर वो सब कुछ है जो हमने शुरू में लिया था, यानी अभिकारक, और दाईं ओर वो है जो हमें मिला, यानी उत्पाद। एक मिनट रुकिए। Mg + O2 MgO, ये तो बहुत साफ और सीधा दिख रहा है। फिर इसे असंतुलित क्यों कहते हैं? क्या गणित की तरह दोनों तरफ चीजें बराबर नहीं है? आपका सवाल सीधा इस विषय के दिल पर जाके लगा है। यहाँ विज्ञान का एक सबसे बड़ा और अटूट नियम काम करता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि आप किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में पदार्थ को न तो बना सकते हैं और न ही मिटा सकते हैं। इसे और आसान भाषा में समझाएं तो सोचिए आपके पास लेगो ब्लॉक्स हैं, 10 लाल और 8 नीले। आप उनसे घर बनाएं या गाड़ी, प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी आपके पास 10 लाल और 8 नीले ब्लॉक्स ही होने चाहिए। ठीक है। आप ब्लॉक्स को गायब या पैदा नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी व्यवस्था बदल सकते हैं। अब हमारे समीकरण को देखिए। Mg + O2 प्रोड्यूस MgO। तीर के बाईं तरफ हमारे पास ऑक्सीजन के 2 लेगो ब्लॉक्स O2 हैं, लेकिन दाईं तरफ उत्पाद में हमारे पास सिर्फ एक ऑक्सीजन का ब्लॉक है, MgO।
अरे हाँ। एक ऑक्सीजन का ब्लॉक गायब हो गया। ये विज्ञान के नियम के खिलाफ है, इसीलिए ये समीकरण असंतुलित है। अरे वाह, तो ये तो प्रकृति के साथ धोखाधड़ी हुई। तो इस मिसिंग लेगो ब्लॉक को हम कैसे ढूंढेंगे, इसे संतुलित कैसे किया जाए? मुझे याद है इसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते थे, जो सुनने में थोड़ा अंदाजे से तीर चलाने जैसा लगता है। इसे हिट एंड ट्रायल कहते हैं, पर ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है। ये एक सुलझी हुई जासूसी की तरह है। इसके कुछ नियम हैं जो हमें सही रास्ते पर रखते हैं। अच्छा। पहला कदम, हर सूत्र के चारों ओर एक अदृश्य बॉक्स बना लें। जैसे Fe plus H2O gives out Fe3O4 plus H2। यह बॉक्स बनाने का मतलब है कि आप सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप H2O को H2O2 नहीं बना सकती, क्योंकि वो पानी नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, जो बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, तो फॉर्मूले से छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगला कदम क्या है? अगला कदम है उस गवाह से पूछताछ करना जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी है। यानी हम उस यौगिक से शुरू करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हैं। हमारे उदाहरण में यह Fe3O4 है। इसमें 3 आयरन और 4 ऑक्सीजन है। हम सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। ओके। दाईं ओर 4 ऑक्सीजन है, तो बाईं ओर भी 4 करने होंगे। हम H2O के आगे 4 लगा देंगे, Fe plus 4H2O। लेकिन ऐसा करने से तो हाइड्रोजन पिघल गया। अब बाईं तरफ 4 गुना 2 यानी 8 हाइड्रोजन हो गए, और दाईं तरफ सिर्फ 2 हैं। बिल्कुल, यही तो जासूसी का मजा है। एक सुराग सुलझाओ तो दूसरा उलझ जाता है। तो अब हम दाईं ओर H2 के आगे भी 4 लगा देंगे, ताकि वहां भी 8 हाइड्रोजन हो जाए। अब समीकरण बनता है Fe plus 4H2O, तो Fe3O4 plus 4H2। अब बस आयरन बचा। दाई और 3 है, तो हम बाई और Fe के आगे 3 लगा देंगे, और हमें मिलता है हमारा संतुलित समीकरण 3Fe plus 4H2O, तो Fe3O4 plus 4H2। अब आप गिन लीजिए, दोनों तरफ हर तत्व के परमाणु बराबर है, कोई लेगो ब्लॉक गायब नहीं हुआ, केस सॉल्व हो गया। ये तो वाकई एक पहेली सुलझाने जैसा है। ठीक है, तो हमने केमिस्ट्री की भाषा और उसके व्याकरण यानी संतुलन को समझ लिया। अब आते हैं कहानियों पर, यानी अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकारों पर। मुझे लगता है इन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, बनाना और तोड़ना। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया यानी बनाना। बहुत अच्छा तरीका इसे देखने का। संयोजन अभिक्रिया ठीक वैसी ही है जैसा इसका नाम है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर जुड़कर एक अकेला बड़ा उत्पाद बनाते हैं। A plus B मिलकर C बनाते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब बिना बुझा चूना CaO पानी H2O से मिलता है। वे दोनों मिलकर बुझा हुआ चूना CaOH2 बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में वे इतनी ऊर्जा छोड़ते हैं कि पानी उबलने लगता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी जो गर्मी बाहर फेंके। हाँ, मैंने देखा है सफेदी वाले को चूने में पानी डालते हुए पूरा ड्रम खौलने लगता है। तो अगर संयोजन 2 चीजों को जोड़कर एक बनाना है, तो इसका उल्टा यानी वियोजन अभिक्रिया में हम किसी एक चीज को तोड़कर 2 या ज्यादा चीजें बनाते होंगे। ये सुनने में ज्यादा मुश्किल लगता है। क्या इसके लिए कोई खास शर्त होती है? आपका अनुमान एकदम सही है। किसी मजबूत बंधन को तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा लगानी पड़ती है। वियोजन अभिक्रियाएं असल में एक ही सिद्धांत पर काम करती हैं, ऊर्जा का एक हथौड़ा इस्तेमाल करना ताकि अणु टूटकर बिखर जाएं। यह हथौड़ा 3 तरह का हो सकता है। 3 तरह का हथौड़ा? ये दिलचस्प है। पहला है गर्मी का हथौड़ा, जिसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। आप चूना पत्थर CaCO3 को भट्ठी में डालकर खूब गर्म करते हैं, और वो टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अच्छा। दूसरा है बिजली का हथौड़ा, यानी वैद्युत वियोजन। आप पानी में बिजली दौड़ाते हैं और वो अपने मूल तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। और तीसरा है रोशनी का हथौड़ा, यानी प्रकाशीय वियोजन। सिल्वर क्लोराइड नाम का एक सफेद पाउडर होता है, उसे आप बस धूप में रख दीजिए और सूर्य की रोशनी की ऊर्जा उसे तोड़कर ग्रे रंग के सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल देगी। पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इसी सिद्धांत पर काम करती थी। वाह, तो बनाना और फिर 3 अलग अलग तरीकों से तोड़ना। अब आते हैं एक और दिलचस्प श्रेणी पर, अदला बदली या कहें तो स्वैपिंग। इसमें पहले है विस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब है किसी को उसकी जगह से हटा देना।
हाँ, इसे आप अणुओं के स्तर पे दादागिरी समझ सकते हैं। इसमें एक ज्यादा ताकतवर यानी अधिक क्रियाशील तत्व एक कमजोर यानी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। अच्छा। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है जब आप एक लोहे की कील Fe को कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले घोल में डालते हैं। तो यहाँ दादा कौन है, लोहा या कॉपर? यहाँ लोहा ज्यादा क्रियाशील है, तो वो कॉपर को सल्फेट के साथ उसकी आरामदायक दोस्ती से लात मारकर बाहर कर देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेता है। इस चक्कर में घोल का नीला रंग फीका पड़कर हरा हो जाता है और बेचारा बेघर हुआ कॉपर कील के ऊपर एक भूरी परत के रूप में जम जाता है। अरे वाह! तो ये तो अणुओं के स्तर पर एक तरह की दादागिरी है। पर क्या हो अगर दोनों ही बराबर के ताकतवर हों? क्या तब वे लड़ने की बजाय समझौता करके पार्टनर बदल लेते हैं? मैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। द्विविस्थापन को आप एक डांस पार्टी की तरह सोच सकते हैं, जहां दो जोड़े आते हैं और फिर वे अपने पार्टनर बदल लेते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 को ही ले लीजिए। जब आप इनके घोल मिलाते हैं तो सोडियम बेरियम के पार्टनर क्लोराइड के साथ चला जाता है और बेरियम सोडियम के पार्टनर सल्फेट के साथ। और इस अदला बदली का नतीजा क्या होता है? नतीजा बड़ा नाटकीय होता है। जब बेरियम और सल्फेट मिलते हैं तो वो एक ऐसा नया जोड़ा बनाते हैं जो उस घोल में घुल मिल नहीं पाता। वे एक सफेद ठोस पदार्थ अवशेप बनाकर डांस फ्लोर से बाहर निकलकर कोने में बैठ जाते हैं। ये अवशेप पानी में अघुलनशील होता है और बड़पन की तली में जमा हो जाता है। अब आते हैं आखिरी प्रकार पर, जो मुझे हमेशा से थोड़ा जटिल लगता रहा है। उपचयन और अपचयन यानी रीडॉक्स। ये नाम ही डरावना लगता है। इसे आसान बनाते हैं। जटिल नामों को भूल जाइए और इसे ऑक्सीजन के लेन देन का खेल समझिए। अच्छा। उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी चीज को ऑक्सीजन मिल गया तो उसका उपचयन हो गया। और अपचयन इसका ठीक उल्टा है, ऑक्सीजन का हटना। जब किसी से ऑक्सीजन छीन लिया जाए तो उसका अपचयन हो गया। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हुए। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ होते हैं। अगर कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो कोई ना कोई उसे ले भी रहा होगा। इसीलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब कॉपर ऑक्साइड COU हाइड्रोजन H2 से मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन खो देता है, उसका अपचयन हो गया और वो कॉपर बन गया। और वो ऑक्सीजन गया कहाँ? उसे हाइड्रोजन ने लपक लिया, हाइड्रोजन का उपचयन हो गया और वो पानी H2O बन गया। अच्छा, तो ये ऑक्सीजन का लेन देन हमारे आसपास भी होता होगा। क्या इसके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उदाहरण हैं? बिल्कुल। उपचयन हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बस हम ध्यान नहीं देते। इसके दो सबसे आम उदाहरण हैं। पहला है संक्षारण, जिसे हम आम भाषा में जंग लगना कहते हैं। लोहा जब हवा की ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो उसका बहुत धीमे धीमे उपचयन होने लगता है और वो जंग में बदल जाता है। ये तो एक धीमी गति से होने वाला दहन है। बिल्कुल। और दूसरा है विकृत गंधिता। जब तेल या फैट वाली खाने की चीजें जैसे चिप्स या मठरी खुली हवा में रह जाती हैं तो उनका भी उपचयन हो जाता है। अच्छा। इससे उनका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं। मुझे याद है एक बार मैंने दिवाली की बची हुई मठरी का डिब्बा महीनों बाद खोला था और वो गंध, वो ठीक यही प्रक्रिया थी। अच्छा, तो चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी होती है वो इसी से बचाने के लिए होती है? वही तो ट्रिक है। उसमें हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, वो ऑक्सीजन की तरह रिएक्ट नहीं करती। तो वो चिप्स को ऑक्सीजन के हमले से बचाती है और उन्हें ताज़ा रखती है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। चलिए अब जल्दी से कुछ ऐसे सवालों पर नजर डालते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक सवाल है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो भूरे रंग का धुआं निकलता है वो किस चीज का होता है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस का होता है। ये भूरे रंग की तीखी गंध वाली गैस होती है। ओके। और एक ये सवाल भी बहुत मशहूर है, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक क्यों आती है? ये बहुत दिलचस्प है। जब हम दीवार पर बुझा हुआ चूना CaOH2 लगाते हैं तो वो चिपचिपा और हल्का होता है।
फिर वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से धीरे-धीरे बात करना यानी अभिक्रिया करना शुरू करता है। 2-3 दिन की इस बातचीत के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की एक पतली, मजबूत और चमकीली परत बना लेता है। अच्छा। यही संगमरमर का भी सूत्र है। तो असल में आपकी दीवार पर संगमरमर की एक पतली फिल्म बन जाती है। वाह! तो ये थी रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों की दुनिया में हमारी आज की गहरी खोज। ये सिर्फ रटने वाला चैप्टर नहीं है, बल्कि इस समझने की कहानी है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे काम करती है, कैसे चीजें बनती हैं, टूटती हैं, अपनी जगह बदलती हैं और ऊर्जा का लेन देन करती हैं। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमने देखा कि लोहे पर जंग लगना भी उपचयन है और लकड़ी का जलना भी उपचयन। दोनों में ऑक्सीजन शामिल है। हाँ, सही बात है। लेकिन एक प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं और दूसरी मिनटों में हो जाती है। तो वे कौन से कारक हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करते हैं? क्या कोई अदृश्य स्पीड कंट्रोलर है? और हम रोजमर्रा की जिंदगी में जंग या विकृत गंधिता को रोकने के अलावा इन गतियों को और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? शायद किसी उद्योग में उत्पादन तेज करने के लिए या अपनी रसोई में खाने को ज्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए। सोचने वाली बात है।